हेलो स्टूडेंट्स। अनौद्योगिकरण की प्रक्रिया भारत में ब्रिटेन के द्वारा किस प्रकार जारी रखी गई और विकसित की गई, इसके बारे में हम इस भाग में चर्चा करेंगे। प्लासी के युद्ध के बाद के अगले 10 वर्षों तक हम देखते हैं कि भारत का शोषण लगातार ब्रिटेन के द्वारा किया जाता रहा। इस काल में अधिकांश प्रदेशों पर कंपनी का अधिकार हो गया था और साथ ही साथ उन्होंने व्यापारिक एकाधिकार भी प्राप्त कर लिया था। कंपनी ने भारत में अब मुक्त व्यापार को हतोत्साहित किया, जो कि अभी तक स्वयं मुक्त व्यापार का पालन कर रही थी, क्योंकि अब मुक्त व्यापार उनके व्यापार पर चोट पहुंचाता था। इसलिए उन्होंने अन्य कंपनियों के साथ में मुक्त व्यापार किए जाने पर रोक लगवाई और स्वयं के माल की खपत भारत में बढ़ाई। भारत का जो एलीट वर्ग था, जो रईस वर्ग था, वह भी यूरोप की वस्तुओं की मांग ज़्यादा करने लगा था, क्योंकि वे सस्ती होती थी और टिकाऊ भी होती थी, क्योंकि वे मशीन पर बनी हुई होती थी। 19वीं सदी के काल में हम देखते हैं कि पहले के जो दशक हैं, शुरू के जो साल हैं, उसमें हम देखते हैं कि इंग्लैंड में ऐसे उत्पादन क्षेत्र बनने लगे थे जिसने भारत, चीन और एशियाई देशों के साथ के सारे निर्यात व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। जनवरी 1813 की हम कंपनी ने जो इंग्लैंड की सरकार को लिखा था, उसको अगर हम देखें तो वह लिखते हैं कि कंपनी का भारत और चीन के साथ में व्यापार काफ़ी बढ़ चुका है और उन्होंने इन दोनों ही क्षेत्रों में काफ़ी बड़ी धनराशि लगाई है और इंग्लैंड के उद्योगपतियों और व्यापारियों के साथ भी उन्होंने इस सिलसिले में समझौते किए हैं। इसलिए उनका मतलब कि कंपनी के व्यापारियों का चीन और भारत के साथ में व्यापार को कंटिन्यू रखा जाए, नहीं तो उनको भारी नुकसान होगा और शायद उनके जीवन को चलाना भी कठिन हो जाएगा। तो इससे हम ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि किस प्रकार भारत के साथ में कंपनी का व्यापार जो था वह बढ़ रहा था और साथ ही साथ वहाँ के उत्पादित माल को भारत में खपत की जा रही थी या खपाया जा रहा था। इसलिए कंपनी ने अपने अधीन के प्रदेशों में कोई भी नए व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों की स्थापना को बढ़ावा नहीं दिया, परंतु कंपनी की नीतियों के कारण 19वीं सदी के आरंभ में ब्रिटेन और बाहर के अन्य देशों को होने वाला भारतीय निर्यात जो था वह कम होने लगा था और 19वीं सदी के उत्तरार्ध में तो यह व्यापार निर्यात जो था वह और भी कम हो गया था। इंग्लैंड की सरकार ने भारत से आने वाले उत्पादों पर अधिक कर लगा दिया था। भारतीय उत्पादों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए थे और इस तरह से वह भारत के साथ में व्यापार को हतोत्साहित कर रही थी। 1833 के सिलेक्ट कमेटी के प्रतिवेदन के अनुसार 1812 में भारत से आने वाले कुछ उत्पादों पर आयात कर इस प्रकार से लगाया जाता था। वस्त्रों पर, जिसमें कैलिको, सफ़ेद और सादे वस्त्र, इन सब का अलग अलग प्रकार का आयात शुल्क था। जैसे कैलिको पर 68 पौंड 68 पौंड 1 शिलिंग और 6 पेंस लगाया जाता था, जबकि सफ़ेद व सादा जो कपड़ा होता था उस पर 3 पौंड
1 शिलिंग और 6 पेंस लगाया जाता था और इन सब पर 8% गोदाम कर भी लगाया जाता था। वहीं कपास से बनी हुई वस्तुएं पूरी हों या अधूरी, जिन पर कर नहीं है, उनमें जिसमें चटाइयाँ जो थीं मेन मुख्य रूप से उदाहरण के रूप में ली जा सकती है, उस पर 27 पौंड 1 शिलिंग 6 शिलिंग कर लिया जाता था तथा 10 पौंड अतिरिक्त कर और लिया जाता था। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जो बड़ी चटाइयाँ हुआ करती थी और कपास से बनी और जो अन्य वस्तुएं थीं जो बन करके पूर्ण तैयार हो जाती थी, उन पर 68 पौंड 6 शिलिंग 1 शिलिंग और 6 पेंस लिया जाता था और अतिरिक्त कर के नाम पे 2 पौंड 13 शिलिंग और 4 पेंस भी लिया जाता था। रेशम के उत्पादों का ब्रिटेन में घरेलू प्रयोगों पर प्रतिबंध ही लगा दिया गया था। साबुन जैसी चीज़ पर भी हम देखते हैं कि 68 पौंड 6 शिलिंग और 8 पेंस, मतलब इतना ज़बरदस्त कर इनका लगाया जाता था। इसके अतिरिक्त चीनी पर 1 पौंड 13 शिलिंग प्रति 100 kg पे लगाया जाता था। इसी तरह से नील, जो कि मुख्य रूप से कपड़ों में प्रयोग में ली जाती थी और यहाँ से एक मुख्य आयात की वस्तु इंग्लैंड के लिए बन गई थी, उस पर 14 शिलिंग और 13 पेंस कर लिया जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश उद्योगों की रक्षा के लिए भारत से जो भी माल मंगाया जाता था, उस पर उसकी कीमत पर 70 से 80% तक कर लगा दिया जाता था या इस तरह के प्रतिबंध लगाए जाते थे, ऐसे प्रतिबंध लगाए जाते थे ताकि इंग्लैंड में उसका आयात कम से कम हो। उनका मानना था कि अगर वे इस तरह के आयात कर नहीं लगाएं तो मैनचेस्टर के कारखाने बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे और फिर उसे किसी भी तरह से वापस नहीं चलाया जा सकेगा। विल्सन, जो कि जिसको जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में कोट भी करा है, वह लिखते हैं कि परतंत्र होने के कारण भारत अपने उद्योगों को नष्ट होने से बचाने में असफल रहा था और उस पर ब्रिटिश उत्पाद बिना किसी चुंगी के थोपे गए थे और विदेशी उत्पादकों ने राजनीतिक अन्याय के शस्त्र से एक ऐसे प्रतिद्वंदी का गला घोंट दिया था जो उसके बराबरी के स्तर पर था, यानी कि भारत को पूर्ण रूप से ख़त्म करने का ही निर्णय ले लिया गया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि औपनिवेशिक सरकार ने ऐसी नीतियाँ, ऐसे कर अपनाए थे जिसके कारण भारत का विऔद्योगीकरण होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, परंतु विभिन्न उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा। जैसा कि हम देखें, वस्त्र उद्योग, अंग्रेजों की स्वार्थपूर्ण नीति के कारण सबसे विनाशकारी प्रभाव वस्त्र उद्योगों पर पड़ा था। जुलाहे ख़त्म हो गए थे। जुलाहों के साथ साथ हम देखते हैं कि कारीगरों ने अपना क्योंकि आयात इंग्लैंड का बढ़ गया था तो उन्होंने ये धंधे ही छोड़ दिए थे, इसलिए इंग्लैंड की सरकार ने 1801 और 1802 में भारत से सूती व रेशमी वस्त्रों का आयात कम करने के लिए कई उपाय भी किए थे, परंतु ये उपाय कोई भी सफल नहीं रहा था, जिसके कारण से 1720 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसके द्वारा
यह अनुमान किया गया था कि स्थिति में सुधार आएगा और भारत के वस्त्र उद्योग पुनः सुधर पाएंगे, परंतु इस 1720 के अधिनियम से किसी भी प्रकार का कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। हम देखते हैं कि 18वीं सदी में इंग्लैंड में कई प्रकार की मिलें स्थापित हो गई थीं और उसको बढ़ावा देने के लिए या संरक्षण देने के लिए भारत के सूती वस्त्र उद्योग को ख़त्म कर दिया गया था और यहाँ से कच्चा माल इंग्लैंड पहुँच गया था। 1757 में हम देखते हैं कि बंगाल के सूबे से जुलाहे जो थे वे आधे दामों पर अपने वस्त्रों को अंग्रेज़ों को बेच रहे हैं। उसका परिणाम यह रहा कि उनके पास में स्थानीय मंडियों में बेचने के लिए कपड़ा ही नहीं बच पाता था। कंपनी के अधिकारी जो थे वे और गुमाश्ते जुलाहों पर अत्याचार भी करते थे और उनको मजबूर करते थे कि वे कम दामों पर अपना कपड़ा दें, परंतु हम देखते हैं कि उसके सूती वस्त्र क्योंकि काफ़ी अच्छे थे, इसलिए यह उद्योग पूर्ण रूप से समाप्त या उसका कपड़ों का निर्यात होना ख़त्म नहीं हुआ था। 1813 में भारत में कंपनी का व्यापार का एकाधिकार ज़रूर समाप्त कर दिया गया था, परंतु और इन उद्योगों पर भी कई प्रकार के शुल्क लगाए थे और भारतीय सूती कपड़ा और उनके उपयोग पे मलमल के उपयोग पर एक मुश्त काफ़ी बड़े कर लगा दिए गए थे। गरीब बुनकरों को अग्रिम राशि देने से भी मना कर दिया गया था और उनको मज़दूर बनने पर मजबूर किया था और वे वाकई में इस दो तरफ़ा मार को नहीं झेल सके और उन्होंने मज़दूरी का काम अपना लिया था। लेकिन हम देखते हैं कंपनी इतना शोषण करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुई और 1781 में फिर एक नियम उसने जारी किया जिसमें अग्रिम राशि का 35% अगर वे काम समय पर नहीं देते हैं तो जुर्माने के रूप में वसूल करने के लिए उन पर लागू किया गया था। कंपनी के कर्मचारी जो कि स्वयं निजी व्यापार भी कर रहे थे, उससे भी यह उद्योग काफ़ी संकट में पड़ गया था और कंपनी की इन नीतियों के कारण हम देखते हैं कि भारतीय वस्त्र उद्योग जो था उसमें निवेश लगातार घटता जा रहा था। 1705 में 12 जो निर्यात किया जा रहा था, भारत से जो निर्यात हो रहा था वह 92,68,770 रुपीज़ का था, जो घट करके हम देखते हैं 1799 में 90,51,324 रुपीज़ ही रह गया था। और इसके आगे हम देखते हैं कि 1810 ईस्वी तक पहुंच करके तो यह मात्र 25,50,000 रुपये ही रह गया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय वस्त्र उद्योग में निवेश जो था वह निरंतर घटता जा रहा था और ना ही भारत में नई तकनीक का विकास किया गया था, इसलिए भारतीय वस्त्र उद्योग उन सब नए लाभों से वंचित रह गया था जो औद्योगिक प्रगति के साथ के समय में इंग्लैंड के उद्योगों को प्राप्त था। इंग्लैंड की सरकार ने अपने देश के वस्त्र उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता से इस प्रकार से हमेशा बचाए रखा था। ब्रिटिश मशीन से बने धागे और कपड़े के निर्यात से भारत के घरेलू उद्योगों पर ज़्यादा आघात नहीं पहुंचा, यह भारतीय इतिहासकारों का मानना है, क्योंकि ब्रिटिश शासन के अधीन राजनीतिक स्थायित्व, बेहतर यातायात के साधन और बाज़ार के विकास के कारण कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय की दर जो थी वह बड़ी थी। इसके अतिरिक्त मशीन से बने सस्ते धागों के कारण घरेलू हथकरघा उद्योग जो था
वह मजबूत हुआ, क्योंकि वे धागे वस्त्रों को लॉन्गिविटी देते थे। गिरावट जो आई थी वह मुख्य रूप से उसकी आपूर्ति प्रति व्यक्ति की आय बढ़ने और अन्य आर्थिक गतिविधियों में आई थी। मतलब प्रति व्यक्ति की आय इतनी अधिक नहीं बढ़ी थी और कई ऐसी आर्थिक और भी गतिविधियां हुई थी जिसके कारण से थोड़ा सा परिवर्तन या कमी आई थी। इसी तरह से हम देखते हैं कि ग्रामीण हस्तशिल्प में काफ़ी परिवर्तन आया था, अवनति हुई थी, क्योंकि गांव के हस्तशिल्पकारी जो थे उनके पास में इतने अधिक साधन नहीं थे कि वे अपने उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ा सकते या उनमें सुधार लाते। इसलिए बाज़ार की व्यवस्था के उतार चढ़ाव का मुकाबला वे नहीं कर सकते थे। मगर शहरी उपभोग की कई वस्तुएं ऐसी थी जिसका उपयोग धनी वर्ग ही करता था, तो इसका उत्पादन जो था राज्य द्वारा संचालित कारखानों में और शहरी दस्तकारों के द्वारा किया जाता था। और साथ ही गांव के कई ऐसे हस्तशिल्पी भी होते थे जो इसको बनाते थे। तो औपनिवेशिक शासन में ऐसी वस्तुओं का खरीदार अब विदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देने लगा था। इससे भारतीय हस्तशिल्पियों के उत्पादन में कमी आई थी। चमड़े से जुड़े हुए जो उद्योग थे उसमें भी गिरावट हमारे को दिखाई पड़ती है, क्योंकि चमड़ा जो था वह विदेशियों के द्वारा या अंग्रेज़ों के द्वारा आयात कर लिया जाता था। जहाजरानी उद्योग यानी कि समुद्री मार्ग से जो भारत में आते थे, तो जहाज बनने की कला जो थी वह काफ़ी विकसित थी। गोवा का जो बेसिन प्रदेश था, सूरत, मछलीपट्टनम, सतगांव, ढाका, चिटगांव आदि बंदरगाहों पे जहाज बनाए जाते थे और यह जहाज मजबूत भी होते थे, कम लागत के होते थे और इसमें कई ऐसे टेक्निकल गुणवत्ता की चीज़ें भी इसमें जोड़ दी गई थी। परंतु अंग्रेज़ों ने अपने व्यापार और अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस उद्योग को भी ख़त्म करने की ही कोशिश करी, क्योंकि इससे अगर भारतीय उद्योग जहाजरानी प्रयोग करने लगता तो उनके उद्योग खतरे में पड़ सकते थे। इसी तरह से हम देखते हैं कि बड़े उद्योगों में लोहा गलाने का उद्योग जो था, जो कि कच्चा लोहा, वह भी इंग्लैंड को ही एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। कांच का उद्योग था, कागज़ का उद्योग था, क्योंकि यह मशीन से बनने लग गए थे, तो भारत में यह उद्योग समाप्त होता जा रहा था। बर्तन जो कि भारत से बना करके बाहर भेजे जाते थे, उसका भी निर्यात कम हो गया था। रेशमी वस्त्र, जो सूती वस्त्रों का उपयोग रेशमी वस्त्रों के उपयोग पर इंग्लैंड में चूँकि प्रतिबंध लगा दिया गया था और इस पर आयात कर बढ़ा दिए गए थे, तो भारत के द्वारा इसका निर्यात भी कम हो गया था। तो ये कुछ ऐसे बड़े उद्योग भी थे जो ब्रिटेन की विऔद्योगीकरण की नीति के कारण या भारतीय उद्योगों को समाप्त करने की नीति के कारण धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे या एक लो स्केल पर ये कार्य कर रहे थे, इतना उत्पादन नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण से भारत अपने उद्योगों को उतना विकसित नहीं कर सका, क्योंकि यह साम्राज्यवादी शोषण का शिकार हो गया था। थैंक यू।